नमस्कार, सुबह के 8 बजे के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सुर्खियां अखबार की में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार न्यूज़पेपर की वो हेडलाइंस क्या हैं जो सीधे तौर पर आप पर इम्पैक्ट डालती हैं और खबर के पीछे की खबर क्या है जिससे होना चाहिए आपको बाखबर। इसीलिए हम आपको बताते हैं वो तमाम चीजें। तो चलिए शुरुआत करते हुए बड़ी अपडेट आपको बता दें, केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जी हां, आबकारी नीति घोटाला मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज सुनवाई करने वाला है जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद से ही लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी जो याचिका है उसको धार देते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश है इसी बात की कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को पूरे मामले में जमानत मिल सके। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है और इसको अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन के तौर पर छापा भी है। देखिए, हालांकि एनबीटी ने बहुत छोटा सा कॉलम इस पे दिया है, फ्रंट पेज पे ये बहुत ही छोटा कॉलम है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये जो आर्टिकल है ये बहुत बड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल पर आज सुनवाई, ये यहाँ पर हेडलाइन दी गई है और इसको एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ। आबकारी नीति से जुड़े करप्शन केस में सीबीआई की गिरफ्तारी कायम रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार यानी कि आज सुनवाई करने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने अर्जी की सुनवाई के लिए इनकी याचिका को लिस्ट किया गया है। दीपिका, बेहद खास है आज अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, खास इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है, आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल संजय सिसोदिया या संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हैं जिनको जमानत मिल गई थी। हालांकि तमाम अखबारों ने इसको जगह दी, हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर मैंने आप तक पहुंचाई। ज़रूरी ये हो जाता है, कहा यह जा रहा था कि जिस बाबत मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या ऐसे कोई कानूनी दाव पेच हैं जिसके बाबत आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि दो ऐसे ही मामले जिस पर अरविंद केजरीवाल जूझ रहे हैं। एक मामले में तो जमानत दे दी गई है, लेकिन दूसरे मामले को लेकर उनको अभी भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाएगी? आधार जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, आधार वो यही बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को चूंकि जमानत दे दी गई है और पीएमएलए के तहत जमानत दी गई है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। हालांकि ये भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बहुत आसानी से जो जमानत होती है वो मिलती नहीं है, लेकिन क्या कानूनी आधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से धीमी रफ्तार में जो ट्रायल चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही ईडी को, सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रही है कि आप कब तक अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखेंगे, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, और देखिए दूसरी तरफ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है ये ईडी के मामले में नहीं है बल्कि सीबीआई के मामले में है, क्योंकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत तो ज़रूर मिल गई थी, लेकिन जब जैसे ही राहत का ऐलान होता है वैसे ही सीबीआई एक एफआईआर लॉन्च करती है जो बहुत पहले की एफआईआर रहती है। उसी पर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए उठा लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उस पूरे मामले में हो जाती है। अब हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कोलकाता में डॉक्टर हत्या मामले में सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। आज से जांच पड़ताल शुरू करेगी एजेंसी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के रेप,
मर्डर केस को सीबीआई ने अपने हाथों में लिया है। इस मामले में एजेंसी ने नया केस दर्ज किया है। इसके पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई थी वह भी हम आपको बता दें। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि देखिए, आपको देखिए इस खबर को यहाँ भी जगह दी गई है, यदि भास्कर का जिक्र करते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ कहा था कि जो कोताही बरती गई है, जो लापरवाही बरती गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता पुलिस ने बरती है। चूंकि शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को पूरा वाकया हुआ था, अभी तक उस एंगल से, उस तरीके से जांच नहीं करी गई, और यही एक बड़ी वजह है कि पूरा संज्ञान अब सीबीआई इस पूरे मामले पे लेगी, यानी कि अब जांच की जाएगी सीबीआई के द्वारा। बिल्कुल। और दीपिका, खास बात यह है कि देखिए, अमर उजाला ने भी इस खबर को फ्रंट पेज पर और बहुत ही बड़ी हेडलाइन के साथ में जगह दे रखी है। सीबीआई को सौंपी जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म हत्या मामले की जांच, रेजिडेंस ने खत्म की हड़ताल। देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं मौजूदा समय में, मुलाकात के बाद बात हुई। बात के बाद लगातार सभी की निगाहें इस तरफ बनी हुई थी कि आखिरकार क्या कुछ घटित होने वाला है। तो उन्होंने हड़ताल तो ज़रूर खत्म कर दी है, लेकिन पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द हो चुका है। देखिए, बड़ी बात यह है इस पूरे फैसले को लेकर, चूंकि मसला ये बड़ा है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि कोलकाता पुलिस की लापरवाही है, इस पर सवाल खड़े किए। ये भी कहा कि 5 दिन हो गए हैं घटना को, इसके अलावा पुलिस अब तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में पूरी आशंका है कि सबूत भी मिटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए जज ने कहा कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को देना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। उनके प्राइवेट पार्ट, आंख, मुंह से खून निकल रहा था, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। तो फिलहाल देखिए, उन्होंने कहा था कि आपने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया। अस्वाभाविक मौत का मामला किस बाबत दर्ज किया गया? क्या जो महिला की, यानी कि जो लाश ठीक है वो सड़क किनारे पाई गई थी? नहीं। तो आपने किस बाबत इस तरह का मामला दर्ज किया? ये तमाम बड़ी फटकार हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लगाई और कहते हुए मामला सीबीआई को सौंपा गया। हालांकि आपको इस मामले में एक अपडेट और भी दे देते हैं कि एक तरफ तो ट्रेनी डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी गुस्सा बरकरार है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से ही फॉरेंसिक जांच की जो एक टीम है वह कोलकाता आज पहुंचेगी, जो सीबीआई की हेल्प करेगी। तो बिल्कुल, देखिए, सीबीआई की हेल्प के लिए फॉरेंसिक जो टीम है वो भी कोलकाता पहुंच चुकी है। और इस बीच अप्राकृतिक मौत का भी जिक्र कोर्ट की तरफ से किया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि आपने इस लिहाज से ये पूरा मामला क्यों दर्ज किया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी एक इंसान की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि पूरे मामले में 3 से 4 लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी शुरुआत से ही। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, दीपिका, हम सभी जानते हैं कि कितना ब्रूटल ये केस था। ब्रूटल केस के बाद जब सामने आया कि किस तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हैवानियत की सारी हदें पार की गई हैं, और ये आशंका जताई गई कि उसमें जो नाखून के निशान हैं और भी जो तमाम चीजें हैं वो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 2 से 3 लोगों के हैं। यही तो पूरा सवाल उठ रहा है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पूरे मामले में अभी तक क्यों हुई है। हाईकोर्ट ने यही लगा, यही कहा हाईकोर्ट ने कि देखिए, बीते शुक्रवार को घटना घटी, 5 दिन हो गए, कोलकाता पुलिस हाथों पे हाथ धरे हुए अभी भी बैठी हुई है। और ऐसे मामलों में जांच जो होती है फिर सीबीआई को सौंपना उचित हो जाता है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई जो है किस एंगल से, किस तरीके से जांच करती है, क्योंकि हाईकोर्ट को इस बात का भी भय है। 5 दिन हो गए हैं, सबूतों को भी मिटाया जा सकता है। अब सीबीआई को बहुत गहनता से इस पूरे मामले की जांच करनी होगी। चलिए पूजा, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आईएमए डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। नड्डा ने कहा राज्य सरकार ने मामले में लापरवाही बरती है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर आरवी अशोकन ने कई मांगों को रेज किया है। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। और इस बीच देखिए, पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द हुआ है। और उसके अलावा खास बात हुई कि जिस तरीके से आईएमए की तरफ से पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा था, भले ही उस आंदोलन में
अब एक ठहराव आ गया हो, लेकिन अभी भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी गुस्से में, सीबीआई ने यहाँ पे मर्डर के लिए, उनके गुस्से में कमी नहीं है। बिल्कुल यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कल सुबह जब हमारी रिपोर्टर से भी बात हुई थी, जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तब भी ये कहा गया था कि हालांकि जेपी नड्डा ने इस बात की सांत्वना दे दी है, भरोसा दे दिया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब आप लोग हड़ताल खत्म कर दे। आपकी सुरक्षा की बात आप लगातार जो कह रहे हैं, सुरक्षा अब आपकी बढ़ती जाएगी, सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जो गुस्सा है डॉक्टर्स का, वो गुस्सा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब डॉक्टर्स जो हैं या ट्रेनी डॉक्टर्स हों वो हड़ताल पर उतरे हो या फिर सामने आए। हालांकि देखिए कोलकाता का चूंकि मामला बड़ा है, इसको लेकर वो सामने ज़रूर आ गए हैं, लेकिन आपको फिर बता रहे हैं इससे पहले भी डॉक्टर्स कई मर्तबा सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि भाई आप हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा कानून लाइए जिससे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और देखिए कोलकाता का मामला सामने आने के बाद अब खुद स्वास्थ्य मंत्री को ये भरोसा दिलाना पड़ा। पूरे देश में हड़ताल डॉक्टर्स की चल रही थी, और देखिए पूजा भी इस खबर को जगह दे रही है, तो पूजा भी दिखा रही है किस तरीके से हर एक अखबार ने जगह दी है। तो अब एनबीटी ने लगभग फ्रंट पेज ही है, क्योंकि फ्रंट पेज से जब हम सेकंड पेज पर आते हैं तो एक आज कुछ अलग पैटर्न में एमबीटी ने जो है खबरों को स्थान दिया है। तो इसमें देखिए किस तरीके से डॉक्टर केस में सीबीआई को हैंडओवर किया गया है, सबूत को मिटाए जाने की आशंका जताई जा रही है। और दूसरी तरफ जहां पर हम ये स्वास्थ्य मंत्री की खबर का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हुए यहाँ पर खबर का जिक्र किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुरक्षा का भरोसा दिया है और इसके बाद हड़ताली डॉक्टर्स को एम्स ने चेताया है और कहा है कि भाई आप वापस आइए, क्योंकि सर्जरी हो गई या ओपीडी हो गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा का जो मामला था उसको भी ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने आपका मुद्दा जो है वो पेन डाउन कर लिया है और हम बहुत ही तफसील के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 2021 में एक विधेयक लेकर के आया गया था, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात उस विधेयक में की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी इस बात पर जाहिर की है केंद्र सरकार के ऊपर भी और कुछ राज्य सरकारों के ऊपर भी, कि क्यों राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी जो क्वेरी है वो रेज नहीं करते हैं और इस विधेयक को पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर वेतनमान और एक नियम बनाने की बात कही जा रही थी कि उनके लिए एक नियम होना चाहिए और उनके लिए जो सुरक्षा के मापदंड हैं वो तय होने चाहिए। दीपिका, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तभी हम बार बार यही कह रहे हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है जब डॉक्टर्स अपनी ही सुरक्षा को लेकर गुहार लगाते सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि किस तरीके से जब भी कोई मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, उनके तीमानदार उनके साथ होते हैं। कुछ भी अनहोनी यदि मरीज के साथ हो जाती है, उसका पूरा का पूरा ठीकरा मरीज के तीमानदार जो होते हैं डॉक्टर्स पर फोड़ देते हैं। कभी कभी उनकी पिटाई लगा देते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स की हत्या तक भी हो जाती है। ये भी नौबत हमने कई मर्तबा देखी है और यही वजह भी है कि डॉक्टर्स हर बार सिर्फ आपको बता दें हड़ताल पर जाते हैं, वापस उनको लौटना पड़ता है, काम पर आना पड़ता है। लेकिन इस बार जेपी नड्डा ने, स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी सुरक्षा का हवाला दिया है। सुरक्षा उनकी पुख्ता की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, ये वादा किया। इसी वादे के साथ अब डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल को वापस ले चुके हैं, काम पर लौटने का मन बना रहे हैं, लेकिन गुस्सा और खास अभी बात भी थमा नहीं दीपिका है। ये भी है मेरे ख्याल में। देखिए हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं, फिर चाहे आप किसी दूर दराज के गांव में मेडिकल कैंप्स की बात कर लीजिए या फिर ओपीडी के अंदर जो डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके असिस्टेंट का जो एग्जैक्टली काम करते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही करते हैं। यही वजह होती है कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं मरीज के, जो उनके परिजन होते हैं, उनके गुस्से का भाजन उन्हीं को बनना पड़ता है। और कई बार जब गाँवों में जाते हैं
वो जागरूकता फैलाने के लिए, तो गांव वालों के गुस्से का सामना भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है। इसी वजह से 2021 में बार बार इस बात को रेज किया जा रहा था कि रेजिडेंट, हालांकि ये जो बात है दीपिका, ये उत्तराखंड और हिमाचल से शुरू हुई थी। मैंने कहा कि तमाम जो राज्यवार होते हैं, सभी जो ट्रेनी डॉक्टर्स हो या फिर डॉक्टर्स हैं, वो राज्यवार तरीके से कई मर्तबा आंदोलन कर चुके हैं। इसकी गुहार वो खुद अपनी राज्य सरकारों से भी लगा चुके हैं, केंद्र सरकार से भी लगा चुके हैं, कई बार आपने देखा सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन इस बार का मामला वाकई में बहुत गंभीर मामला हो जाता है कि कैसे भी हमने देखा होगा तमाम जो रेजिडेंट्स डॉक्टर सड़कों पर उतरी हुई थी, उन्होंने कहा कि यदि आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो हमसे नाइट ड्यूटी आप किस बाबत करवाएंगे, जरा ये भी बताइए। तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो अपना पॉइंट रख रहे हैं वो वाकई में बहुत वैलिड पॉइंट है। इस पर सरकार ने संज्ञान लिया, अब उनको भरोसा दिया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया आदेश, आतिशी नहीं, कैलाश गहलोत फहराएंगे झंडा। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नामित किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से जानकारी के अनुसार इस बार 15 अगस्त 2024 को छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली के गृह मंत्री, आपको बता दें कि कैलाश गहलोत ही फहराएंगे। तो फिलहाल देखिए, मंशा कुछ और थी, लेकिन अब जो झंडा फहराया जाएगा वह कैलाश गहलोत के द्वारा फहराया जाएगा। तो इस खबर को आपको बता दें कि आतिशी नहीं, कैलाश गहलोत तिरंगा फहराएंगे। इस खबर को दैनिक भास्कर ने भी जगह दी और काफ़ी बड़ा इसको जगह पर दिया है। और देखिए, काफ़ी बड़ा स्थान दिया गया है इसको छापने के लिए कि आतिशी नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर गहलोत करेंगे ध्वजारोहण। एलजी ने उनके नाम पर मोहर लगाई। ये भी कहा गया है कि केजरीवाल की इच्छा खटाई में पड़ गई, एलजी ने कैलाश गहलोत को नामित कर दिया। सरकार को झंडा फहराने से रोकना तानाशाही है, ये आतिशी कहती नजर आई। तो मंत्री आतिशी ने कहा कि एलजी चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीन रही है। दिल्ली में एक नए वायरस आ गए हैं, यानी कि वायसराय आ गए हैं, जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। ये पहले बात हो चुकी है। अब आपको बता दें, एलजी साहब को ना तो आज़ादी की चिंता है ना कि देश की, ये सिसोदिया का कहना। तमाम तरीके से अब अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल अपनी गैर मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने 15 अगस्त पर झंडा फहराने की सीएम अरविंद केजरीवाल की इच्छा को खटाई में पड़ता देख लिया है। लेकिन अगर दीपिका, इस पूरे मुद्दे को तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे होंगे, लॉजिकली अगर आप समझेंगे तो कैलाश गहलोत का ये अधिकार बनता था, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और सबसे ज्यादा जो पावर सेंटर पॉइंट होता है मुख्यमंत्री के बाद वो गृह मंत्रालय का ही होता है और प्रधानमंत्री के बाद भी गृह मंत्रालय का ही होता है। तो ऐसे में दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का ही राइट बनता था कि वो ध्वजारोहण करें। लेकिन हालांकि अरविंद केजरीवाल ने किस बिहाफ पर आतिशी का नाम लिया था ये वही जान सकते हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। पर इस बीच आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि एलजी जिस तरीके से सियासत करते हैं वो सियासत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एलजी वीके सक्सेना का साफ तौर पर कहना है कि मैंने देखिए लॉजिकल पॉइंट को रेज किया है, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर गृह मंत्री झंडा फहराए। अच्छा, मजे की बात यह है पूजा कि यहाँ पे जो आतिशी हैं, आतिशी ने खुद ही अपनी इच्छा जाहिर की थी कि झंडे को वो फहराना चाहती हैं, और उन्हें कहा कि अपने एक खत लिखा, खत के जरिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सीएम के द्वारा गैर कानूनी तरीके से पत्र लिखने की बात कहते हुए एलजी को पत्र के पास नहीं भेजते हुए से रोक लिया। कुल मिलाकर देखा जाए इस पूरे मामले पर सियासत हो रही थी, जिसका अब यूँ कह सकते हैं एलजी ने खात्मा कर दिया और गहलोत का नाम सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और स्वागत के साथ देखिए अगली खबर जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। बीजेपी के लिहाज से बीजेपी जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्य इकाइयों से राय मांगी गई है। द हिंदू सहित तमाम अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को जगह दी है। दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की बैठक हुई है। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन करते हुए चर्चा हुई है। बैठक में राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री
जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर, हालांकि अमर उजाला ने इस खबर को थोड़े अलग अंदाज में छापा है और द हिंदू ने इस खबर को अलग अंदाज में छापा है, लेकिन खबर का जो मीनिंग है वो सेम है। कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हो सकते हैं विनोद तावड़े। देखिए यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते होंगे, मोस्ट प्रॉमिसिंग फेसेस में से एक विनोद तावड़े को माना जा रहा है। बहुत जल्द जेपी नड्डा, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की भूमिका में हैं, उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। उनके कार्यकाल में हालांकि इजाफा किया गया था और जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो कार्यकारी अध्यक्ष की खोज में बीजेपी लगातार लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए हमेशा आपको याद होगा कि बीजेपी एक पद एक नाम पर ही आगे बढ़ती है, यानी कि आपके पास यदि एक पोस्ट है तो एक ही नाम होगा, यदि आपको 2 पद हैं तो आप एक ही पद पर बने रह सकते हैं, और इसी को लेकर बीजेपी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है। तो जैसे कि हम आप तक जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष के नाम को तय कर सकती है। कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं, राज्य इकाइयों से बाकायदा आपको बता दें कि राय मशवरा किया गया है। यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की बैठक हुई। देखिए अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कई मर्तबा ऐसा देखा गया था, नकारा ही गया हो, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर आरएसएस कहीं भी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर नहीं आई। हालांकि कभी भी स्वयंसेवक संघ जो है वो सीधे सीधे कभी मंच पे नहीं आता था, लेकिन घर घर जाकर एक बैक सपोर्ट जो है बीजेपी को हमेशा देता नजर आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसमें आरएसएस ने भी कई मर्तबा तंज भी बीजेपी पर कसा कि देखिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगे, लेकिन जो मदर पार्टी है, जो मदर है, वो स्वयंसेवक संघ ही है, आरएसएस ही है। तो वापस हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी जड़ों में लौटी और स्वयंसेवक के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है और उनके साथ विचार मंथन किया, विचार विमर्श किया, और जिसमें आपको बता दें कि नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा की गई है। बिल्कुल, और इसके अलावा खास विषय ये भी है, समझ लीजिए, भाजपा आगामी दिनों के अंदर स्वतंत्रता दिवस के बाद 17 तारीख को एक मीटिंग करने वाली है, जिसमें प्रदेश इकाई के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और जो आगे पूर्णकालिक और कार्यकारी दोनों ही तरह के जो अध्यक्ष होंगे, इनके नामों पर विस्तार से मंथन होने जा रहा है। विनोद तावड़े का नाम इसलिए भी बार बार सामने आ रहा है क्योंकि देखिए ओबीसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि देश में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी आरएसएस की सहमति के साथ ओबीसी फेस पर दाव लगा सकती है। इसीलिए विनोद तावड़े का नाम बार बार मोस्ट प्रॉमिसिंग फेसेस में से एक माना जा रहा है। बिल्कुल, हम यही बार बार पूजा जिक्र कर रहे हैं कि वापस से आरएसएस की कमी महसूस शायद बीजेपी को होने लगी, और बहुत जल्द बीजेपी ने शायद ये कह सकते हैं कि एक चोट खाने के बाद ये संज्ञान ले लिया कि हाँ, आरएसएस के बिना या इसके पीछे हटते हुए हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो वापस से आरएसएस को लेकर बीजेपी ने अपनी विचार रखे, आरएसएस को साथ मिलाई, और अब देखिए चूंकि बात बड़ी है और जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए आरएसएस का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दत्तात्रेय होसबोले जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उसके अलावा अरुण कुमार मौजूद रहे हैं, इन दोनों की मौजूदगी अपने आप में इस बात को रेखांकित करती है दीपिका की किस तरीके से अब फ्रंट फुट पर आरएसएस एक बार फिर से आ गई है। और शायद आरएसएस इस समय ये बीजेपी के लिए सोच रही होगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो बीजेपी के लिए इस समय वो कहावत बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। हालांकि तलाश ज़रूर जो है वो मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए हो रही है, लेकिन ये हंटिंग ज़रूर है, लेकिन रियूनियन है बीजेपी और आरएसएस का अपने आप में। तो आरएसएस भी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि हमने अपनी जो जगह है वो एग्जैक्टली एक बार पोर्ट्रे कर दी है।
और जाहिर सी बात है, देखिए आरएसएस हमेशा इस बात को लेकर बीजेपी के सामने आती रही है कि हाँ, आपको हमारी ज़रूरत हमेशा से ही पड़ेगी, आप हमें कमतर या फिर दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और ये बात कई मर्तबा आरएसएस बता चुकी है। आपने देखा भी होगा, लोकसभा चुनाव के जैसे ही रिजल्ट सामने आए थे, जैसे ही परिणाम सामने आए थे, वैसे ही कहा जा रहा था कि जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल जो चाह रहे थे उससे बिल्कुल फ्लिप थे, उससे बिल्कुल उलट थे। आरएसएस पूरे साल भर आपने देखा होगा, आरएसएस दूर दूर तक नजर नहीं आई। हम पहले भी कर चुके हैं, कई मर्तबा बोल चुके हैं कि आरएसएस कभी भी फ्रंट फुट पर आकर, कभी मंच पर आकर प्रचार प्रसार नहीं करती, लेकिन आरएसएस घर घर जाकर हमेशा से बीजेपी को बैक सपोर्ट देती आई है। और यही जो बैक सपोर्ट होता है वो बीजेपी के लिए मजबूती का काम करती हुई नजर आई। और इस बीच आपको बता दें, वो तमाम जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, जो ये कह रहे थे कि अपने बल पर, अपने बूते हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं होगी, वह भी अपनी बगले झांकते नजर आ गए। तो दूसरी तरफ खास बात ये भी है दीपिका, देखिए आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि बीजेपी की हमेशा से यही टेंडेंसी रही है कि एक पद, दो पद एक व्यक्ति के पास नहीं रहते हैं। तो यही जो टेंडेंसी है इसी को आगे बढ़ाते हुए जेपी नड्डा का चूंकि कार्यकाल भी पूरा होने वाला है एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी तरफ जो है वो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी हैं, इलेक्ट होकर के आ गए हैं। तो इस बीच माना ये जा रहा है कि एक बार फिर से कार्यकारी अध्यक्ष की हंटिंग में बीजेपी लग गई है। चलिए, इसमें हिंडनबर्ग का हम जिक्र कर लेते हैं। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामा लगातार जारी है। 22 अगस्त को ईडी ऑफिस का घेराव कर सकती है कांग्रेस। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव व सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। हम सेबी अध्यक्ष को उस पद से हटाने की मांग करते हुए हर राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय ईडी का घेराव करेंगे। वहीं SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर कांग्रेस ने सरकार से संसद में बिल लाकर अपना स्टैंड साफ करने की मांग की है। तो फिलहाल देखिए, हिंडनबर्ग को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस लगातार मौजूदा समय में सरकार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के घेर रही है। और एक बार फिर से कांग्रेस ने बहुत ही प्रमुखता के साथ में, यहाँ पर देखिए कांग्रेस का 22 को प्रदर्शन है। ये NBT ने भी इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। 22 तारीख को प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है अडानी समूह को लेकर के। हिंडनबर्ग का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अडानी JPC जांच के लिए कांग्रेस का 22 को प्रदर्शन है। घेराव कांग्रेस करने वाली है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के, जिसमें अडानी समूह और सेबी की जो चेयरपर्सन है उनको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और शेल कंपनीज का जिक्र भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया। हालांकि 2023 में भी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट लागू करी थी, जिसके बाद अडानी कंपनीज के जो शेयर हैं, अडानी की जो मौजूदा जितनी कंपनियां हैं वो, और उसके अलावा जितनी उनकी जो ब्रांच कंपनियां या यूँ समझिए कि सिस्टर कंपनीज हैं, उन सभी के शेयर जो है डाउनफॉल जाते हुए नज़र आए थे। और अब एक बार फिर से अडानी, जब इस समय इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में से एक बन चुके हैं अडानी, गौतम अडानी। हालांकि इससे पहले मुकेश अंबानी का नाम था, पर इस समय अडानी है। तो ये झटके से कम नहीं है अडानी समूह के लिए। और बड़ी बात ये भी है कि देखिए, हालांकि पूरा मसला हिंडनबर्ग ने उठाया तो ज़रूर, लेकिन इसका असर हम ये कह सकते हैं, बहुत असर जो है वो शेयर मार्केट पर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा हुआ है, पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरह की जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई हो। जिस तरीके से पूजा भी जिक्र कर रही थी, इससे पहले भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन तब अडानी का नाम ज़्यादा सामने आया था।
अब जो नाम सामने आया, सीधे सीधे सेबी को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया गया। सेबी प्रमुख को हिंडनबर्ग ने कटघरे में खड़ा किया। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया है। हालांकि सेबी प्रमुख सामने भी आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। इस बीच सत्ता पक्ष का ये कहना है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि आखिरकार ऐसे रिपोर्ट्स जो आती हैं या फिर ऐसे टूल किट्स जो आप बनाना चाहते हैं, वो उस वक्त ही क्यों आती हैं जब संसद का सत्र चल रहा होता है। चाहे आप देखिए पेगासस का मामला हो या फिर हिंडनबर्ग का मामला हो या फिर कोई और मामले हो, ये रिपोर्ट सामने क्यों आती हैं। एक बात और कही गई कि विपक्ष लगातार ऐसी रिपोर्टों को हवाला देकर सरकार को, देश को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका की बात कर लीजिए या फिर ब्रिटेन की बात कर लीजिए, यहाँ पे इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत जरूर है। और इसी छवि को धक्का पहुंचाने की कवायद कहीं ना कहीं इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनका होता है, और विपक्ष इसमें उनका साथ दे रहा है। बिल्कुल। और इस बीच दीपिका, मैं एक बार इस खबर को पढ़ के तमाम दर्शकों को सुना दूं ताकि जो थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जितनी बार भी हम ये खबर बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस घिराव करने वाली है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि दो बातों का जिक्र आ रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अडानी समूह से जुड़े महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर देश भर में जन आंदोलन शुरू करने वाली है। और ये जन आंदोलन 22 तारीख को देश भर में प्रदर्शन के तौर पर किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए खास क्या है, दो चीजें। पहला तो जेपीसी से मांग की, इस घोटाले की जांच की मांग की जा रही है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। इन दो मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगामी दिनों में घिराव करती नजर आएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5000 छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। उपराज्यपाल ने अमन सहरावत को सम्मानित भी इस दौरान किया है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एनडीएमसी के स्कूलों के 5000 छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद ही उन्होंने एनडीएमसी चेस्ट पॉलिटेक्निक आयुर्वेदिक औषधालय का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर वीके सक्सेना ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को सम्मानित किया। एनडीएमसी ने अमन को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। तो 5000 छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली है, और तिरंगा यात्रा निकालने के साथ ही यहाँ पर अमन सहरावत भी इसमें मौजूद रहे हैं। तो बेहद खास रहा ये दिन। देखिए, अमन ने देश का मान बढ़ाया है इस बीच, और अमन की जो वापसी है देश में, स्वदेश में, वो बेहद खास है। और इस बीच देखिए, उनको कई अलग अलग चीज़ों के लिए ब्रांड एम्बेसडर की जगह भी दी जा रही है। और तिरंगा यात्रा का जब मौका है देश के लिए, अमन ने इतना बेहतरीन काम करके आए हैं, कांस्य पदक ले करके आए हैं दीपिका। तो ऐसे मौके में 5000 छात्रों के बीच अमन की मौजूदगी बहुत खास हो जाती है, उनकी प्रेरणा के लिए भी। और जब हम तिरंगे की बात कर रहे हैं तो तिरंगे का मान तो मौजूदा समय में असलियत में अमन ने ही 7वें आसमान पे किया है। बिल्कुल। खेल, एक कहते हैं ना कि खेल भावना ऐसी होती है जो युवाओं को, बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। इसलिए अमन का चेहरा सबसे सामने पहले आया। और देखिए, यदि हम तिरंगा यात्रा का जिक्र करते हैं तो बीजेपी ने पिछले कुछ सालों से इस तरह का आयोजन करना शुरू किया है, जिसमें सभी से अपील की जाती है कि वह अपने घर में तिरंगे को ज़रूर फहराएं। हर घर तिरंगा फहराना चाहिए, जिसके ज़रिए हमारी जो पीढ़ी है वह ये समझ सके कि कितनी मुश्किलों के बाद हमने इस आज़ादी को प्राप्त किया है। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, कितनी कुर्बानियाँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी है, और ये आज़ादी की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई है। और बीजेपी का यही एक कहना और यही उनका मकसद कि आप हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फरलू पर जेल से बाहर आ गया है। 21 दिन के लिए बागपत में रहेगा राम रहीम। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है।
बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने भले ही बहुत मोटी हेडलाइन में इस बात का जिक्र किया हो, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको अलग अलग तरीके से छापा है। यहाँ पर एनबीटी ने भले बहुत छोटा कॉलम दिया है, भले ही मैं इस खबर को आपको दिखा ना पाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ तक कैमरा जूम पर ना आए। एक बार दीपिका आपको दिखा रही हैं, दीपिका का आप फ्रेम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस खबर को किस तरीके से जगह दी गई है। देखिए, दैनिक भास्कर ने काफ़ी बड़ी जगह दी है, देखिए पूजा। और यदि आप हेडलाइंस देखेंगे तो देखिए ज़रा साफ तौर पे आप जो बैनर लगाया है, दुष्कर्मी राम रहीम को 6 माह बाद ही फिर आज़ादी, 7 साल में 8 महीने यूँ कह सकते हैं कि राम रहीम बाहर हैं। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के चुनाव से पहले ये राहत मिलने की खबर है। तो फिलहाल दुष्कर्म हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर फरलो मिल गई है। 6 महीने के बाद 21 दिन के लिए राम रहीम वापस से बाहर आ गया है। मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला। मैं खबर दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, देखिए ये कॉलम, दीपिका आप देखिए, आप भी स्क्रीन पर देखिए, भले ही इसको जगह बहुत छोटी दी गई है, लेकिन यहाँ पर आसाराम और डेरा चीफ यानी कि गुरमीत राम रहीम दोनों का जिक्र किया गया है। दोनों ही इस समय जेल से बाहर है और दोनों ही दुष्कर्म के आरोपी हैं, दुष्कर्म मामले के आरोपी हैं। आसाराम को भी फरलो मिली है, पेरोल मिली है। आसाराम, जिसको आसाराम बापू कहा जाता था, नाबालिग के साथ में दुष्कर्म के मामले में आरोपी हैं ये, इनको पेरोल मिली है। और डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम फरलो पर सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। बागपत के बनवारिया जेल में इस समय रहेंगे। चलिए पूजा, आश्रम में माफ कीजिएगा, रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है रामदेव की माफी, अवमानना केस बंद हो गया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। हालांकि सिर्फ दैनिक जागरण नहीं बल्कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। आपको पूरा मामला एक बार समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ चल रहा अवमानना का मुकदमा बंद कर दिया। उच्चतम न्यायालय से रामदेव और बालकृष्ण को ये राहत लिखित में माफी मांगने के बाद मिली है। तो फिलहाल देखिए, लगातार आपको देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब माफ़ी दे दी है कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को। तो चलिए, भ्रामक विज्ञापन का पूरा मामला था, आपको याद होगा, जिसी को लेकर बाबा जो थे वो घिरते नजर आए थे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार वो अपनी दवाइयों के लिए कर रहे थे। हालांकि अब माफी मांग चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। सरकारी नौकरियों में हो रहे पक्षपात के आरोपों के बीच बोले सीएम योगी, हमारी सरकार में आरक्षित वर्ग को ज्यादा नौकरियां मिली है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को नौकरियों में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है। जो सरकार प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने से रोकती थी, जनता ने उनको सबक सिखा दिया। हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया तक की किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो पाए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। और बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन तिरंगा यात्रा को उन्होंने जब हरी झंडी दिखाई थी, उसके बाद 1036 के करीब अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि एक फास्ट और फेयर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी और अवसर प्रदान करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो योगी सरकार ने किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। अगले हफ्ते चुनाव आयोग कर सकता है बड़ा ऐलान। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेगा। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग होगी। और देखिए, इसी को लेकर आपको बता दें कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में
जा चुका है, देख चुका है, स्थितियों को परख चुका है और अब विधानसभा चुनाव की बारी है। तो धारा 370 हटने के बाद से ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि अभी यदि हम हाल ही की घटनाओं पर नज़र दौड़ाएं या फिर हम स्थितियों को देखें तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ ज़रूर रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि सेना के जो जवान हैं वह मुंहतोड़ जवाब ज़रूर दे रहे हैं। 20 अगस्त तक हो सकते हैं चुनाव। ये माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। तो बहुत बड़ा टास्क है गवर्नमेंट के लिए और पूरी उम्मीद पूरे देश को कि ये टास्क फुलफिल हो जाएगा और आतंकी घटनाओं को तो हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं। फिलहाल सुर्खियां अखबार की में आज के लिए इतना ही। मुझे और दीपिका को दीजिए इजाजत। कल फिर हम आपके सामने मौजूद होंगे, अखबार की तमाम सुर्खियों के साथ बताएंगे खबर के पीछे की खबर क्या है जो आपके लिए खास है। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार।